आज हम लोग का टॉपिक है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके बारे में इतना ही देखे थे। आज देखते हैं क्या आखिर बोलता है, ये कैसे काम करता है। तो अगर हम बात करें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में, तो हम लोग ऐसे रैंडमली जानते हैं कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है वो मेक एंड ब्रेक का काम करता है। सबसे पहला चीज हमेशा याद रखना है एकदम शॉर्ट रूप में, सर्किट ब्रेकर का क्या काम है। तो सर्किट ब्रेकर का काम है सर्किट को मेक एंड ब्रेक करने का। ठीक है, मेक एंड ब्रेक करता है, मतलब सर्किट को ऑन ऑफ मतलब ऑन और ऑफ करता है वो मैनुअली और ऑटोमेटिक, दोनों केस में, दोनों केस की तरह करता है। अब यहाँ पर है कि मेजर सर्किट ब्रेकर का आखिर जरूरत क्यों पड़ा। अभी तक तो हम लोग फ्यूज के बारे में पढ़े, फ्यूज में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फ्यूज पढ़े, हम लोग उसका डिसएडवांटेज भी पढ़े और एडवांटेज भी पढ़े, सबके बारे में देखे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ तो वहां पे फ्यूज को रिप्लेस करके हम लोग एमसीबी का यूज किए। एमसीबी का जाहिर सी बात है यूज करने से सबसे पहला तो एक चीज हमको यहाँ पे फायदा हुआ कि ये रिएबिलिटी को बढ़ा दिया। मतलब जो मेरा फॉल्ट का कंडीशन है जो फ्यूज के केस में था, अब उससे ये बेहतर सेंस करेगा। ठीक है, वहां पे था कि थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक होता था तो हम उसको, मतलब वो उसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम आता था, वो सही तरीके से वो मेल्ट नहीं हो पाता था, तो मेरा सर्किट ओपन नहीं हो पाता था। यहाँ पर सीधा सीधी बात है कि थोड़ा सा भी फॉल्ट आएगा वो तुरंत सर्किट ट्रिप हो जाएगा। दूसरा फायदा कि एक बार सर्किट को ऑन मतलब ऑफ हो जाएगा तो दोबारा हम उसको मैनुअली तुरंत हम उसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें कोई मटेरियल चेंज नहीं करना पड़ेगा। तीसरा हो गया कि इस सर्किट का सिर्फ इनिशियल कॉस्ट हाई होता है, उसके बाद हमें किसी प्रकार का कोई कॉस्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अब कॉस्ट दूसरा बार लगाने का तभी पड़ेगा जब पूरा एमसीबी ही जल जाएगा, ऐसा कुछ केस आएगा, तब हम वहां पर हम दूसरा एमसीबी को रिप्लेस करेंगे, ऐसे जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, और हम इसमें बात करें तो ये मेरा शॉर्ट सर्किट कंडीशन में भी वो काम करता है और ओवरलोड कंडीशन में भी काम करता है। 11th-12th का इतिहास देखिए। बस ठीक है ना। विकास भाई म्यूट करिए माइक। चलो, मेरा वॉइस ठीक जा रहा है। हाँ चलो ठीक है। तो इतना हम लोग जानते हैं, तो हम लोग एक बार बस रीड मार लेते हैं यहाँ पर आखिर है क्या। करा अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में से भी बोलते हैं, इज एन इलेक्ट्रिक स्विच विच ऑटोमेटिकली स्विचेज ऑफ the electrical switch during the abnormal condition of the network, mean in overload condition as well as faulty condition। वो फॉल्टिंग कंडीशन हो या फिर ओवरलोड कंडीशन हो, दोनों केस में ये काम करता है। नाउ डेज वी यूज एन एमसीबी इन लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इन स्टीड ऑफ अ फ्यूज। अब हम लोग फ्यूज के जगह भी एमसीबी को रिप्लेस कर लिए हैं। ठीक है, मतलब एमसीबी जो है ना हर एक रेटिंग का हम लोग बना लिए है, वो 5 एम्पियर का हो, 15 एम्पियर का हो, 32 एम्पियर का हो, 64 एम्पियर का हो या उससे हाइयर हो, हर एक कैपेसिटी का अलग अलग एमसीबी मेरे पास है, उसके अकॉर्डिंग हम हर एक लोड के लिए एमसीबी हम लगा सकते हैं। तो हम वहां पे क्या होता है ना कि जिस केस में फ्यूज का इस्तेमाल करते थे अब उसको हम रिप्लेस कर दिए एमसीबी के साथ। हाँ बोलो। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। क्या बात कर रही हो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है इधर तो हमको दिख रहा है, दिख रहा अच्छा है। रुको, हम एक बार फिर से शेयर कर लेते हैं, मे भी नेटवर्क इशू हो। ये बताना मौसम। नो सर। एक बार फिर से ज्वाइन हो जाओ, मे भी नेटवर्क इशू हो उसके कारण ऐसा हो रहा होगा। और सब बताओ, और सबको स्क्रीन क्लियर है, विजुअल है। यस सर विजुअल है। ठीक है, एक बार ये ज्वाइन हो जाओ साउंड तुम से फिर से। कट करते हैं। साउंड कट कट के जा रहा है, हम पता है इस बार मोबाइल से हम ज्वाइन है, लाइन बार बार कट रहा है ना इसीलिए। अच्छा एक बार हम ज्वाइन कर लेते हैं राउटर से, लाइन कटता है तो डिस्टर्ब हो जाता है।
अभी मेरा वॉइस ऑडिबल है? यस। चलो, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। मौसम में बता दो, स्क्रीन विजुअल है? नो सर। नहीं विजुअल हुआ, क्योंकि अब तो हम मेन नेटवर्क से भी कनेक्ट हो गए, तब तो नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार नेटवर्क चेंज हो सकता है, मौसम तो चेंज कर लो, क्योंकि नेटवर्क का ही इशू आ रहा होगा। अच्छा, तब तक आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग क्या किए, एमसीबी को लो वोल्टेज पे भी हम लोग अब एमसीबी यूज करना स्टार्ट किए। द फ्यूज मे नॉट सेंस इट बट द मिनिएचर सर्किट डज इन अ मोर रिएबल। ठीक है, वो फ्यूज से ज्यादा रिएबल है, ज्यादा बेहतर काम करता है। एमसीबी इज मच मोर सेंसिटिव टू ओवर करेंट देन फ्यूज। मतलब थोड़ा सा भी इसमें फॉल्ट आएगा ना, एमसीबी फ्यूज से पहले सेंस करेगा। तो फ्यूज सेंस क्या करता है, वो तो सीधे मेल्ट होता है। अगर थोड़ा सा हीट हुआ तो अगर वो उसको जो मटेरियल है वो वायर है, अगर उस हीट पे वो मेल्ट हो सका तो ठीक है, नहीं तो फिर जब मेल्ट होगा तभी मेरा सर्किट ऑन होगा। यहाँ पर सीधा सीधी है कि जो भी इसके अंदर मेरा मैकेनिज्म है, उस केस में ये ओवर करंट को तुरंत सेंस करता है। ठीक है, हैंडलिंग एन एमसीबी इलेक्ट्रिकली सेफर देन अ फ्यूज। क्विक रिस्टोरेशन ऑफ सप्लाई इज पॉसिबल इन केस ऑफ फ्यूज एज बिकॉज फ्यूज मस्ट बी रिवायरेबल और रिप्लेस फॉर रिस्टोरिंग द सप्लाई। हो गया ना। अगर फ्यूज उड़ता था तो हमें वायर को चेंज करना पड़ता था। यहाँ है कि अगर एमसीबी मेरा ट्रिप किया था, हम तुरंत उसे मैकेनिकली रीस्टोर कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है, बस 1 सेकंड काफी है उसको रीस्टोर करने के लिए। रीस्टोरेशन इजिली पॉसिबल बाय जस्ट स्विचिंग इज ऑन। ठीक है, लेट्स लुक एट द वर्किंग ऑफ द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब है कि ठीक है, हम लोग इसके वर्किंग पे आते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है। एकदम बहुत अच्छे से देखना, हम पढ़ने वाला काम नहीं कर रहे, हम इसमें कुछ फिगर को लिए हैं, उससे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे देखो, हम यहां से आते हैं, फिगर दिख रहा है, यस या नो? यस। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा सर्किट ब्रेकर का अंदर का पार्ट है। ठीक है, कैसे क्या होता है, किसमें क्या होता है। तो एक तुम्हारा क्या होगा, सबसे पहला इसमें एक इनपुट टर्मिनल होगा, एक आउटपुट टर्मिनल होगा। तो ये मेरा हो गया इनकमिंग टर्मिनल और ये हो गया आउटगोइंग टर्मिनल। ठीक है, मतलब एक में हम वायर को इन करेंगे और एक से हम लोड को लगाएंगे, लोड के लिए उसको आउटपुट लेंगे। उसके बाद इसमें एक जो है कॉइल लगा होता है। ठीक है, इसमें आर्क को रोकने के लिए एक यहाँ पे लगा होता है, क्या उसको बोल सकते हैं, यहाँ पे आर्क क्यूट ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसको देख लेना। और फिर मतलब इस प्रकार के यहाँ पे मैकेनिज्म है जिसमें तुम्हारा ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, कॉपर ब्रेड लगा हुआ है, कॉपर वायर लगा हुआ है। उसके बाद बाय, इसको बोलते हैं बाय मेटालिक स्ट्रिप, बाय मेटालिक स्ट्रिप लगा हुआ है। ठीक है, और फिर तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मेटल का तुम्हारा टर्मिनल है। तो ये तुम्हारा ओवरऑल मैकेनिज्म है। अब है कि ये काम कैसे करता है, तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ हम वायर को सेट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए, देखो सबसे पहले हम वायर को सेट किए, दोनों तरफ हम वायर को लगा लिए। वायर को लगाने के बाद अब करंट कैसे पास कर रहा है, जैसी वायर को हम लगाए, ये सबसे पहला करंट यहाँ इन किया। इन होने के बाद वो क्या हुआ, मेरा स्क्रू के थ्रू, देखो जहां जहां मेटल है उसके अनुसार ये करंट मेरा पास किया। ठीक है, और वो यहाँ पे आकर के रुक गया। ठीक है, ये मेरा आर्किंग को रोकने के लिए है। तो ऐसा मत सोचना कि सर ये तो यहाँ भी आ जाएगा ना, हमको उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आर्किंग को रोकने के लिए। अब उसके बाद जब यहाँ पे आ गया, अब है कि करंट हमें पास करना है इसके साथ। ठीक है, करंट मतलब अब ये इसके साथ जब टच होगा तो फिर मेरा ओवरऑल फाइनल लूप बनेगा। तो अभी तो सर्किट मेरा ऑफ कंडीशन में है, मतलब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो सर्किट मेरा ऑन हो जाएगा, मतलब एमसीबी मेरा काम करना स्टार्ट कर देगा। तो हम ऑन करते हैं, लो ऑन कर दिए। अब देखो जैसे ही सर्किट को ऑन किए तो अब क्या हो रहा है, अभी तक करंट मेरा कुछ यहां तक था, करंट मेरा इधर से आया, करंट मेरा इधर से आया, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए यहां तक रुका हुआ था। जैसे ही सर्किट मेरा क्लोज हुआ, मतलब ये जो तुम्हारा दिख रहा है ना, मतलब वो टर्मिनल वो पहले ओपन था, अब ये जा करके इसमें कांटेक्ट हो गया, आपस में सट गया जा करके। जैसे ही सटा तो ये कंडक्ट
जो कनेक्टिंग मटेरियल था वहां से वो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। अब ये जब करंट फ्लो स्टार्ट हुआ तब क्या होगा, ओवरऑल जहां भी उसको पाथ मिलेगा वहां से वो पार करना स्टार्ट करेगा। तब ये जो है इस मटेरियल से होते हुए अब वो पहले वाइंडिंग में पहुंचा, वाइंडिंग में पहुंचने के बाद फिर होते हुए फिर स्विच का जो टर्मिनल है, जो इसका जो पॉइंट बना हुआ है, उस पॉइंट से होते हुए ये बाय मेटालिक स्ट्रिप पे पहुंचा। बाय मेटालिक स्ट्रिप से होते हुए ये पूरा स्ट्रिप से पार करते हुए फिर आउटपुट टर्मिनल पे ये वापस आ गया। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में मेरा एमसीबी काम कर रहा है कि करंट मेरा एमसीबी के अंदर से कैसे कैसे पास कर रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इस प्रकार से मेरा जो मतलब बिना फॉल्ट का जो करंट है कुछ इस प्रकार से पास कर रहा था। अब ये ध्यान दो, जब करंट पास कर रहा है तो करंट पास कर रहा है का मतलब क्या हो गया, ये नॉर्मल कंडीशन में है। और ये जो बायमेटालिक स्ट्रिप है ना, तो बायमेटालिक स्ट्रिप एक ऐसा मटेरियल का बना हुआ है कि वो रेटिंग पे डिपेंड है। ठीक है, मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट मटेरियल है। मतलब उसको इतना बोल दिया गया है कि अगर 5 एम्पियर होगा तो तुमको कितना हीट मिलेगा, 10 एम्पियर होगा तो कितना हीट मिलेगा, उसके अनुसार इस मटेरियल को उतना हम सेट किए। मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस पे वो हो सकता है कि वो एक्सपेंड करना स्टार्ट करे, कोई 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेंड करना स्टार्ट करे, कोई 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेंड करना स्टार्ट करे। तो ये जो बायमेटालिक स्ट्रिप है वो हीट पे डिपेंड है और इसी हीटिंग मैकेनिज्म को यहाँ पे यूज किए। अब हुआ क्या कि अभी तो नॉर्मल करंट यहाँ से पास कर रहा था। अब किसी भी प्रकार का हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट, मतलब कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया हो, या कहीं पे ओवरहेड मतलब ज्यादा लोड हो रहा है तो ओवरलोड हो गया हो। जैसे ही ओवरलोड होगा करंट ज्यादा पास होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम करंट पास होगा। मैक्सिमम करंट पास होगा मतलब वो नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा करंट पास हो रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन से जैसे ही ज्यादा करंट पास होगा ना, तो ये जो है हीट होना स्टार्ट होता है और हीट होने के कारण ये एक्सपेंड करता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे होता है कोई वायर देख रहे हो तो कोई वायर होता है कि अपना पोजीशन चेंज करता है। जो सबसे साइड से कोई वायर ये है, ये मेरा वायर है, तो ये कुछ ऐसा होता है जो मेरा स्टार्टिंग एंड था वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया और ये कुछ ऐसा हो गया। यही हो जाता है ना, गर्म होने के बाद झुक जाता है। तो वही चीज यहाँ पर है, हीट हुआ, ये वायर मेरा थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड होने के कारण देखो कुछ इस प्रकार का शेप ले लिया। ये लगता है सेम ही है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ देखो, देखो पहले जो था ना, पहले कुछ इस प्रकार से पोजीशन बना हुआ था। नहीं, पहले कुछ इस प्रकार से पोजीशन था, ध्यान देना, इसी प्रकार से था या कुछ और था। देखो ध्यान से देखो फिगर को, ये आपस में कांटेक्ट बनाए हुए नहीं है, बीच में ना गैपिंग है। ठीक है, बीच में गैप है, कांटेक्ट नहीं बना हुआ है। ठीक है, बीच में गैप है। तो बीच में गैप है का मतलब हम कुछ ऐसा बता रहे हैं कि इसको जब हम जूम किए ना तो जूम करने पे कुछ हमें ऐसा दिख रहा है। तो अभी क्या था कि जब जब वो मेल्ट मतलब हीट नहीं हुआ था, तो हीट नहीं होने के केस में जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा था। अब जैसे ही हीट हुआ तो हीट होने के केस में क्या हो गया, देखो ये थोड़ा सा झुक गया। झुकने के कारण जो पहला वाला पोर्शन था, आगे वाला पोर्शन थोड़ा सा ऊपर उठ गया। ठीक है, मतलब ज्यादा हीट हो गया तो थोड़ा सा ऊपर उठ गया। जैसे ही ऊपर उठा, ये जो मेरा पोर्शन था, ये इस पोर्शन को ये ऊपर की ओर ठेला। ठीक है, ढकेल दिया ऊपर की ओर। जैसे ही ऊपर की ओर ढकेला, देखो ये जो पार्ट था ना, ये जो पार्ट, ये स्प्रिंग लगा हुआ है इसमें, और ये जो स्प्रिंग वाला पार्ट था वो इसके सपोर्ट से रुका हुआ था। ठीक है, इसके सपोर्ट से रुका हुआ है। अब जब इसको ऊपर ठेलेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये नीचे की ओर आएगा। ठीक है, ये नीचे की ओर आया और इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, ये तुरंत इधर भागेगा। वही चीज यहाँ पे हुआ, ये ऊपर की ओर ठेले, ये थोड़ा सा नीचे आया, जैसे नीचे आया कांटेक्ट छूटा, ये सीधे इधर भागा। और इधर भागा तो देख लो ये किसके साथ लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है मैकेनिज्म इस स्विच के साथ लगा हुआ है। और ये जो ये तो यहाँ पे था ही, और ये ओवरऑल कहाँ था, इसके साथ कनेक्ट था। मतलब ये पॉइंट गया ऊपर, तो ये क्या होगा, ऊपर गया तो ये इसके साथ कनेक्शन छूटा, ये भागा इधर, ये भागा इधर, ये जब कनेक्शन ये छूटा तो ये क्या होगा, ये होगा नीचे। जब ये हुआ नीचे तो ये भागा इधर, उसके कारण ये हो गया नीचे। देख लो एक पोजीशन छूटने से ये कहाँ कहाँ चेंज हो गया। अब उससे क्या हो गया कि मेरा ओवरऑल कनेक्शन जब इतना हुआ, ये क्या हो गया, कुछ इस प्रकार का सर्किट बन गया।
कुछ इस प्रकार का सर्किट बन गया। मतलब यहाँ से पॉइंट छूटा, ये नीचे की ओर आया, तो ये मेरा देखो यहाँ पर कॉन्टेक्ट मेरा छूट गया, कॉन्टेक्ट छूटा, और ये सर्किट मेरा जो ऊपर था अब वो नीचे की ओर आ गया। जैसे ही नीचे की ओर आया, ये जो सर्किट है, ये जो तुम्हारा दिख रहा है, ये इसको नीचे की ओर खींच लिया। नीचे की ओर खींचा तो ये क्या हो गया कि मेरा सर्किट जो है पहले कांटेक्ट में था, अब वो कांटेक्ट में नहीं है, वो नीचे आ गया, मेरा सर्किट ट्रिप कर गया। तो सब कुछ किस पे डिपेंड कर गया? वो बाय मेटालिक मटेरियल पे डिपेंड कर गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से तुम्हारा मेन एमसीबी का जो है इसी प्रकार से काम करता है। तो इस चीजों का ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे, ये तो हमारा हो गया मतलब एक नॉर्मल सा कंडीशन समझा दिए कि अगर जब कभी तुमको लिखना हो तो इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सा फिगर बना करके इसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। और भी बहुत कुछ होता है इसमें, अभी बस इतना समझो ताकि जब कोई एमसीबी पूछे तो उसके बारे में कुछ बता सको अंदर कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा ओवरऑल वर्किंग प्रिंसिपल था। थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेते हैं, आखिर है क्या, समझ में आ गया ये चीज? क्या जया समझ में आया? यस सर। चलो फिर देखते हैं आगे। अब देखो हम जितना बोले ना वही चीज यहाँ पे ये बोल रहा है, कह रहा है whenever continuous over current flow through MCB, MCB से जब ओवर करंट फ्लो किया, the bimetallic strip is heated and deflect by bending, मतलब बायमेटालिक स्ट्रिप मेरा हीट हुआ और वो डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, उस पॉइंट को वो छोड़ दिया जिसके साथ वो बेंड हो गया था। द डिफ्लेक्शन ऑफ बायमेटालिक स्ट्रिप रिलीज द मैकेनिकल लैच, इसी को देखो बोलते हैं मैकेनिकल लैच। यहाँ पे देखो हम दिखाए हैं, मैकेनिकल लैच मेरा ये हो गया, इस मैकेनिकल लैच को मैं रिलीज किया, कहाँ गया, लैच मेरा है 1 नंबर। ठीक है, इस मैकेनिकल लैच को वो रिलीज किया, इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा होगा, अगर हम इसमें वापस आएंगे तो कहाँ गए, रिलीज द मैकेनिकल लैच, इसको वो रिलीज किया। अब रिलीज करने के बाद तुम्हारा ओवरऑल कंडीशन तुम्हारा कुछ सामने दिख रहा है। अब कह रहा है एज दिस मैकेनिकल लैच अटैच विद द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म इट काउज टू ओपन द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट, उसके कारण क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट मेरा ओपन हो जाता है। एंड द एमसीबी टर्न ऑफ देयरबाय स्टॉपिंग द करंट टू फ्लो द इन द सर्किट, वही चीज बोल दी जितना हम बोले, उससे कम ही लिखा हुआ है जितना हम बोले। टू रीस्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट द एमसीबी मस्ट बी मैनुअली टर्न ऑन, जब हमको रीस्टार्ट करना होगा तो हमें मैनुअली टर्न ऑन करना होगा, वो ऑटोमेटिक टर्न ऑन नहीं होगा। ठीक है, द मैकेनिज्म प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द फॉल्ट अराइजिंग ड्यू टू ओवर करंट एंड ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ये दोनों कंडीशन में वो काम करता है, ओवर करंट हो या ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट कंडीशन, वो सबके केस में वो मैकेनिज्म काम करता है जो बताए, तीनों केस में वही मैकेनिज्म अप्लाई होता है। फिर कह रहा है but during short circuit condition the current rises suddenly causing electromechanical displacement of plunger associated with tripping coil और solenoid। देखो इस चीज का हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, इसको तुम एक बार सर्च मार लेना। कह रहा है कि जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन होता है ना, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन के केस में जो तुमको हम बताए ये जो फिगर था, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में इस कॉइल के कारण वो ऑपरेट करता है। ये जो मेरा कॉइल है, ये जो मेरा कॉइल है इसके कारण वो ऑपरेट होता है। मतलब जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन होता है तो ये मेरा फ्लक्स जब क्रिएट करता है तो कुछ ज्यादा फ्लक्स क्रिएट करता है जिसको ऑक्सिलरी फ्लक्स बोलते हैं, और वो ऑक्सिलरी फ्लक्स जो है ना, इसके अंदर एक मटेरियल लगा होता है, और जो फ्लक्स उससे जनरेट होता है उसके कारण जो मैग्नेट बनता है, उस मैग्नेट के कारण इसके अंदर जो बोल सकता हो कि आयरन का जो कोर है उसको वो ठेलता है, बहुत कस के ठेलता है। और यहाँ पर जो लगा हुआ है, ठीक है, अंदर एक पार्ट लगा होता है, कुछ ऐसा समझो। जैसे ही मैग्नेट बनता है ना, वो नीचे की ओर उसको कस के ढकेलता है, कस के ढकेलता है, ये जो पोर्शन है वो नीचे आता है, और फिर से वही मैकेनिज्म मेरा काम करना स्टार्ट किया। ये होता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन है। मतलब एक बोल सकते हैं सोलेनॉइड टाइप का एक मेरा कॉइल होता है, उस कॉइल के अंदर एक मटेरियल डालते हैं। तुम देखे होगे सर्किट ब्रेकर में जब ग्रिड में गए हो तो वहां भी वही काम होता है। सोलेनॉइड के अंदर मेरा एक आयरन कोर के रूप में एक मटेरियल होता है, जैसे ही उसमें करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने के बाद उसमें फ्लक्स जनरेट होता है, फ्लक्स जनरेट होने के बाद उसमें मैग्नेट बनता है, और वो मैग्नेट जो है उस मटेरियल को बोल सकते हैं कि नीचे की डायरेक्शन में उसको कस के ढकेलता है।
ठीक है, एकदम माइक्रो सेकेंड में, जिसके कारण क्या होता है वो इस पे फोर्स लगता है और उसका कांटेक्ट जो है ब्रेक हो जाता है। क्योंकि हमें क्या करना था, इस टर्मिनल को नीचे करना था, वो बायमेटालिक स्ट्रिप करे या शॉर्ट सर्किट करंट करे। ठीक है, मतलब वो ये तुम्हारा कॉइल करे, दोनों का काम यही है, इसको नीचे करना। तो वो इसके थ्रू नीचे किया और ये इसको थ्रू नीचे किया, बस इस केस में नीचे हुआ, मेरा पूरा सर्किट मेरा ओपन हो गया। ये था पूरा एमसीबी का कहानी। तो और क्या बोल रहा था, इतना ही था और क्या है? ठीक है, तो बाकी कहानी इसको देख लेना कहाँ पे कैसे क्या। फिर कह रहा है कि एन एमसीबी इज वेरी सिंपल, इजी टू यूज एंड नॉट जनरली रिपेयर, इट इज जस्ट यूजियर टू रिप्लेस। जब ये खराब होगा तो इसे रिप्लेस ही करना है, इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, the trip unit is the main part responsible for proper working. There are two main type of trip mechanism, एक bimetallic provide protection against overload current and electromagnet provide protection against electric short circuit. तो हमेशा ध्यान रखना एमसीबी में दो प्रकार से वो ट्रिपिंग देता है, एक बायमेटालिक स्ट्रिप के द्वारा ट्रिपिंग देता है और एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोवाइड करके ट्रिपिंग देता है। ठीक है, बायमेटालिक स्ट्रिप से जब वो ट्रिपिंग देता है तो वो कब देता है, तो ओवरलोड कंडीशन में देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा वो जो बोल सकते हैं ट्रिपिंग देता है, वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में देता है। ये पॉइंट तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट हो गया एमसीबी के केस में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब कह रहा है कि मेरा जो एमसीबी है डिफरेंट टाइप के रेटिंग पे वो अवेलेबल होता है। जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है एमसीबी ट्रिप कर्व डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ एमसीबी दैट हैज टू बी यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ अप्लायंस और डिवाइसेस। देयर आर 6 टाइप ऑफ एमसीबी। अब देखो कौन कौन सा टाइप होता है, तो एक मेरे पास है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप के और टाइप जेड। ठीक है, अब किस टाइप का क्या रेटिंग है और कहाँ पे यूज करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कह रहा है A type MCB trip off the circuit when the current exceed 2 to 3 times। जब करंट जो है ना 2 से 3 टाइम मेरा एक्सीड किया, मतलब 5 एम्पियर है तो 10 एम्पियर 15 एम्पियर के आसपास आया, तो उस केस में हम A टाइप एमसीबी का यूज करते हैं। तो जनरली समझ सकते हो कि ये घरों में ही काम आएगा। A type MCB miniature break highly sensitive to the short circuit and hence we can find its applied in a manufacturing of semiconductor। तो हमेशा ध्यान रखो कि मतलब ए टाइप जो होता है ना 3 to 5 2 to 3 टाइम, इसका हम रेटिंग का बात सिर्फ रेटिंग नहीं दिया है। एक मिनट थोड़ा सा रेटिंग का अगर हम पता करना चाहें, एक मिनट रुकना, क्योंकि अगर इसी के साथ रेटिंग भी देखते जाएंगे ना तो बेहतर होगा। नहीं, इसका ना मतलब कोई रेटिंग नहीं होता है, इसी पे ये काम करता है। ये मतलब करंट को कौन कितना कैपेसिटी है बर्दाश्त करने का कि वो जले नहीं, उसके अनुसार ही है ये। हमें लगा कि कुछ और होगा तो हम बता सकेंगे। नहीं, चलो आगे देखते हैं। तो इसी पे ये काम कर रहा है। दूसरा आता है बी टाइप एमसीबी। तो बी टाइप एमसीबी मेरा क्या है, ये ट्रिपिंग कब देगा, तो ये ट्रिपिंग जब देगा व्हेन करंट एक्सीड हो जाएगा 3 to 5 टाइम। अब एक चीज समझो, हम कौन सा एमसीबी का यूज कर सकते हैं, तो हम उस पर डिपेंड करेगा ना कि मेरे लिए कितना करंट मेरा खतरनाक हो सकता है। मेरे घर में जो करंट है जनरली हम लोग 5 एम्पियर पे यूज करते हैं। अगर एसी का बात कर लिए तो 15 एम्पियर तक जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मल बल्ब का बात कर लिए तो 5 एम्पियर तक जा सकते हैं। तो अगर हम बल्ब के केस में लगाएंगे तो हम ए टाइप के लिए काफी है, 2 से 3 टाइम्स ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस पर ट्रिप दे देना चाहिए। लेकिन अगर जब हम एसी के केस में लगाएंगे तो एसी के केस का मतलब क्या हो गया कि वो 3 to 5 टाइम मतलब 15 एम्पियर से ज्यादा होगा, तब वो उसको ट्रिपिंग दे देगा। अगर सी टाइप का यूज करेंगे तो 5 to 10 एम्पियर,
5 to 10 टाइम, मतलब वो 25 से 50 एम्पियर के बीच में करंट पहुंच जाएगा तब वो ट्रिपिंग देगा। तो नॉर्मली ये कहाँ से लिया है, ये 2 या 5 एम्पियर को ही रेफरेंस लेकर के चलेगा एकदम रेसिडेंशियल पर्पज से। तो वही कह रहा है कि जो मेरा मतलब बोल सकते हैं करंट का रेटिंग है उसके अनुसार हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि हम किस टाइप एमसीबी का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस टाइप में भी और आता है, ए टाइप 5 एम्पियर एमसीबी, ए टाइप 15 एम्पियर एमसीबी, ए टाइप 32 एम्पियर एमसीबी, उसके अनुसार आता है तो उसके अनुसार भी डिसाइड करेंगे। अभी हम आते हैं एबीसीडी पे। तो उसी प्रकार से तुम्हारा बी टाइप भी हो गया, सी टाइप भी हो गया, डी टाइप भी हो गया 10 to 20। अब के टाइप का रहा विथ स्टैंड 8 to 12 टाइम द एक्चुअल करेंट फ्लो एंड फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन द हैवी ड्यूटी लोड। जब हाई लोड के लिए होगा तब वहां पे के टाइप एमसीबी का यूज करेंगे। तो जनरली जान लो ए बी सी का ही यूज होता है। ठीक है, डी और के हम लोग के बस मतलब होता है जनरली वो इंडस्ट्रियल में बोल सकते हैं, रेसिडेंशियल में मैक्सिमम ए बी सी यूज करते हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये था तुम्हारा ओवरऑल एमसीबी का कहानी। ठीक है, वर्किंग सारा इसमें दिया हुआ है, उसको देख लेना, सब कुछ बता चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग एक चीज और हम देखना चाह रहे थे, उसको हम बता देते हैं कि किस रेटिंग पे हम लोग कौन सा एमसीबी का यूज करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखो, अगर हम बात करें, मेरा वॉइस ऑडिबल है? यस सर। अपने मन से अंदाजा लगा करके बताओ, एयर कंडीशनर के लिए कौन सा एमसीबी सही होगा, कितना एम्पियर का एमसीबी सही होगा? सर बी, मतलब सर 15, 12 to 15। हाँ 15 एम्पियर। हाँ ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो एयर कंडीशनर के लिए जब हम वहां पे एमसीबी का चूज करेंगे तो 10 to 15 एम्पियर जनरली चूज होता है। ठीक है, ये सही है, उतना कोई दिक्कत। अब ज्यादा लोड वाला कंडीशनर रहेगा तो 15 to 20 कर लेना, लेकिन 10 to 15 वो ज्यादा बेहतर होता है। अब है, अगर हम और बात करें रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के लिए हम लोग कौन सा एमसीबी लगाएंगे, कितना लोड का लगाएंगे? 5 to 10। नहीं, रेफ्रिजरेटर मतलब ज्यादा बोल सकते हैं ना, ये ज्यादा एम्पियर पे काम नहीं करता है। यहाँ पे जो बताया हुआ है 1.5 एम्पियर to 2 एम्पियर का एमसीबी, देख लो। बहुत कम लेता है ये। 1 मिनट। तो यहाँ पर मेरा 1.5 एम्पियर से 2 एम्पियर के बीच में आया, ये रेफ्रिजरेटर की कहानी है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो है तुम्हारा रूम हीटर। रूम हीटर का टेम्परेचर कितना हो, मतलब उसका कितना कैपेसिटी पे वो ट्रिप करना चाहिए, तो उसके अनुसार अगर हम बात करें तो रूम हीटर के लिए 5 एम्पियर या 10 एम्पियर काफी है। ठीक है, क्योंकि रूम हीटर पे डिफरेंट लोड पे आता है, तो उस केस में मेरा 5 एम्पियर 10 एम्पियर मेरा काम करेगा। और अगर हम बात करें आयरन का, अच्छा आयरन का बताओ, ऐसे अंदाजा लगा करके, ऐसा कुछ नहीं है। 5 एम्पियर के अप्रोक्सीमेट। 5 एम्पियर काफी है, 5 एम्पियर। ठीक है, ये 5 एम्पियर हो गया। और कुछ ऐसा जो हम लोग यूज करते हो जनरली? वॉशिंग मशीन ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का जो रेटिंग होता है एमसीबी के लिए वो कुछ 7.2 एम्पियर के आसपास, यानी कि 10 एम्पियर का ले लेंगे, 7.2 एम्पियर का अगर नहीं मिला तो। ये सब हो गया रेटिंग
किस एमसीबी का हम लोग यूज करेंगे इसको ट्रिप करवाने के लिए। तो अगर हम इस रेटिंग अगर हम ध्यान रखें तो वो जो डिवाइस है ना प्रॉपरली वर्क करेगा, उस पर प्रोटेक्शन प्रॉपरली अप्लाई होगा, ठीक है। नहीं तो किसी में होगा कि वो उस लोड पे पहुंचा ही नहीं, एमसीबी ट्रिप कर गया, या उससे बहुत हाई पहुंच गया, एमसीबी ट्रिप किया ही नहीं। तो रेटिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो मेरे पास दो प्रकार का रेटिंग आ गया, एक तो एम्पियर के अकॉर्डिंग आ गया और एक तुम्हारा टाइप के अकॉर्डिंग आ गया, ABCD और के रूप में आ गया। और एक मेरा 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 7.2 एम्पियर, 15 एम्पियर है, उससे हायर केस में आ गया। तो अब उसके अनुसार हम मतलब बोल सकते हैं कि चेक कर सकते हैं मेरे लिए कौन सा जरूरी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ना मतलब बोल सकते हैं कि हर एक तरीके से हम एमसीबी को चूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी बार नेक्स्ट क्लास में कौन था, ELCB और MCCB के बारे में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा दूसरा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों खत्म। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखते हैं। कोई दिक्कत अजीत? इन कर रहे हैं।